निसान ग्रेवाइट सिर्फ एक 7 सीटर नहीं है। हाँ, ग्रेवाइट इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर है। लेकिन एक बात और है, सब 4 मीटर कैटेगरी में आपको इस स्पेस और साइज के साथ साथ इतनी बूट स्पेस और कहीं नहीं मिलती। 625 लीटर्स। ऑफ कोर्स ये पिछली सीट्स को रिमूव करके है, इसे 5 सीटर बनाओ और इतनी बूट स्पेस लो। लेकिन फिर से एक बार कैलकुलेट करो, क्या आपकी सब 4 मीटर कैटेगरी ब्रेजा, सोनेट, वेन्यूज, मतलब XUV3 XO, नेक्सॉन, उन सब में इतनी बूट स्पेस है? मैं सिर्फ स्पेस की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन उन गाड़ियों के साथ नहीं है। बट ऑफ कोर्स ये जो सीट्स आप साइड पे देख पा रहे हैं, ये हमने जैसे अभी रिमूव करी हैं, ये सिंगल भी लग जाती है। अगर आप इसे इंस्टॉल करके सिर्फ फोल्ड करके भी सामान रखना चाहते हो, फिर भी आपके पास स्पेस काफ़ी मिल जाती है कहीं इतनी और स्पेस? बताओ। लेकिन एक सवाल और है, क्या निसान ग्रेवाइट 7 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ बूट स्पेस में पूरा सामान भर के पावरफुल तरीके से चल पाती है, या फिर टाई टाइप है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू ऑफ द निसान ग्रेवाइट। अगर आप ग्रेवाइट लेने का सोच रहे हो, अगर आप एक एसयूवी फील के साथ साथ प्रॉपर स्पेस चाहते हो, लेकिन बजट आपका वही 5.5 लाख से 8-8.5 लाख का है, तो ये वीडियो जेन्युइनली सिर्फ आपके लिए ही बनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगी। नाउ लेट्स बिगिन। ड्राइव शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स तो आपको बता दूं, जैसे कि इस गाड़ी में आप 10 इयर्स तक की वारंटी ले सकते हो और 40 पैसा पर किलोमीटर की कम से कम मेंटेनेंस कॉस्ट पे कर सकते हो। उतने में ही आपका काम हो जाएगा। और इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि इसके अबव सेगमेंट में है ही नहीं, जैसे कि डबल ग्लव बॉक्स। नीचे तो आपको मिले जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है, एक्स्ट्रा स्टोरेज भी है, ऊपर भी सामान रखने की जगह प्रॉपर मिल जाती है, ये भी क्लोज्ड है, ओपन नहीं। सेंट्रल कंसोल पे जो स्टोरेज है वो भी कूल्ड है, रिमूवेबल रियर सीट्स, सेकंड रो टम्बल डाउन भी हो जाती है और स्वेड एंड लेदर प्रीमियम सीट्स मिलते हैं आपको। 19.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी, 50 केजी लोड कैरिंग कैपेसिटी वाले प्रॉपर रूफ रेल्स, जो कि एक्चुअली इंडिया में लीगल है। अब कैसे लीगल है प्राइवेट व्हीकल्स पे, ये मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड रो में 200 mm का नी रूम भी मिल जाता है, ये नहीं, ये 200 mm। हालांकि ये जो सीट्स हैं ये स्लाइड भी हो जाती हैं। वॉक अराउंड के टाइम पे आपके कुछ क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही दे देता हूं। जैसे CNG इज काइंड ऑफ अवेलेबल, कॉन्सेप्ट वेरिएंट दिखाया गया था ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाला 7 सीटर के साथ। अमेजिंग टेक्नोलॉजी, सिंपल बट अमेजिंग, चाहिए सबको। बट अच्छी चीज़ ये है कि अभी अवेलेबल तो हो जाएगी जल्दी। बुरी चीज़ ये है कि राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, बट कंपनी ने श्योरिटी दी है कि CNG वेरिएंट भी ग्रेवाइट का जल्दी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, टर्बो इंजन। आप सबने डिमांड करी कि भाई टर्बो इंजन इस गाड़ी में होना चाहिए था। सी, दूसरी जो सिस्टर कंपनी है उन्होंने तो सीधा सीधा बोला कि हम टर्बो चार्जर फिट नहीं कर सकते, इसमें जगह नहीं है। लेकिन निसान का कहना ये है कि टर्बो चार्जर लगाएंगे तो आप उसका पैसा पे नहीं करोगे। ये भी कोई बात होती है भाई? ऐसा करते हैं, ब्रांड के लिए क्लैरिटी रखते हैं। टर्बो चार्जर से पावर वगैरह बढ़ जाती, ठीक है, लेकिन आई बटन पे मैंने फुल रखी है। और कमेंट करके भी अपना ज़रूर बताओ कि क्या 1,25,000 से 1.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दोगे कि इसमें टर्बो चार्जर आ जाए, जो 1 लीटर का टर्बो इनका मैग्नाइट में आता है। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या वो इंजन सही रहेगा इस प्राइस पे। ज़रूर बताना कि ग्रेवाइट के लिए एक्स्ट्रा पे करोगे या नहीं, कमेंट करो अभी के अभी। गाड़ी के बारे में ना ड्राइव रिव्यू में पता लगता है। कैमरा टेढ़ा नहीं लगी, कुछ दिखाने लगा। सीट बेल्ट है, ये आमरे से थोड़ी घुमा के ऐसे लगानी पड़ती है, लग सही जाती है, सेफ्टी का पूरा ध्यान है। बट यूजुअली जब हम किसी और गाड़ी में लगाते हैं तो हम ऐसे लगाते हैं और सीधा यहाँ लगाते हैं। सपोज ये आमरेस्ट नहीं होती तो मैं ऐसे लेता और सीधा यहाँ लगा लेता, लेकिन अब मुझे घुमा के लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बीच में होगा तो सीधा लगाना तो पॉसिबल नहीं है। ये बीच में आ गया तो इसे ऐसे करके थोड़ी लगाऊंगा, ऐसे ही लगाऊंगा ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ये लूप इसके अंदर मत फंसा लेना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। बट सही है, आदत पड़ जाएगी, एक दो बार की बात है, 1-2 दिन भी नहीं बोलूँगा, 1-2 बार। अब जो है सो है, 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ऑब्वियसली कम है, सीधी सी बात, और प्राइस भी कम है, क्योंकि बेस वेरिएंट एट 5.65 लाख में भी यही 7 सीटर यही इंजन के साथ मिल जाती है। ऐसा भी नहीं कि बेस वेरिएंट का इंजन कोई और है, टॉप का कोई और है। हम अभी टॉप वेरिएंट मैनुअल चला रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ज़्यादातर लोग इसका मैनुअल वेरिएंट ही लेने वाले हैं। हाउएवर टॉप वेरिएंट तक चले जाते हो तो मैनुअल एट 7.91 लैक्स,
लॉन्च एडिशन लोगे तो 8.35 और 8.49 है फॉर ऑटोमेटिक नॉर्मल, और वैसे 8.93। अब मैं प्राइस चार्ट लगाया तो ऐसे नंबर्स याद नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं तो बहुत ही कम डिफरेंस में आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं। मेरी मानो बेस वेरिएंट लो अगर बजट बहुत कंस्ट्रेंट है, बजट का बहुत ज़्यादा इशू है, नहीं तो टॉप वेरिएंट ही जाना। लॉन्च एडिशन लेना नहीं लेना थोड़ा रुक के बताता हूँ, लेकिन बीच के वेरिएंट्स कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। थोड़े से पैसे लगा भी लोगे फिर सोचोगे कि यार टॉप नहीं लिया, तो टॉप ही ले लेना ना मेरे दोस्त, EMI का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पावर की बात करें तो ये इंजन ठीक है, इनफैक्ट बस ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है, अभी के लिए ये ठीक लग रहा है। लेकिन जैसे ही अभी तो 2 लोग बैठे हैं, थोड़ा सा सामान है, कैमरा वगैरह और हेलमेट वगैरह एक्सेट्रा, बट जैसे ही 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग या 7 लोग विद लगेज बैठेंगे तो भाई डेफिनेटली ये इंजन कम पड़ने वाला है। स्पेशली हिल्स में तो काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। ऑफ कोर्स इसका ड्राइव हम जल्दी लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि 5 लोग 7 लोग बैठ के प्रॉपर हिल ड्राइव पे लगेज रूफ रैक्स लगा के भी करें, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लगे। आप कमेंट करो कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए या कोई और डिमांड है किसी और गाड़ी के साथ तो वो भी बता दो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे वैसी वीडियो लेके आने की। तो जैसे ही सामान ज़्यादा होता है या लोग ज़्यादा होते हैं तो टर्बो चार्ज इंजन की याद सी आने लग जाती है कि यार टर्बो चार्ज इंजन होना चाहिए था मैग्नाइट वाला। ये बात वैसे ब्रांड को भी पता है, तभी शायद वो ग्रेवाइट को कमर्शियल में लॉन्च नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। CNG के साथ कर लेंगे क्योंकि उन्हें पता है माइलेज हो जाएगी, बट CNG से पावर भी तो कम हो जाएगी। बट CNG के बारे में ड्राइव रिव्यू चाहिए आपको, चाहिए तो होगा ही ना, तो सब्सक्राइब कर लो, निशान से बात करते CNG ड्राइव रिव्यू के बारे में। अब AMT 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है टेक्निकली, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 60,000 रुपीज़ के गैप में आपको मिलता है। मेरे ख्याल से वैसे प्राइस थोड़ा ज़्यादा, 50 तक समझ आता था। अब देखो ऑब्वियसली ये DCT तो है नहीं, ना ही ये DCT के लिए प्राइस पे आती है, तो AMT से AMT जितना एक्सपेक्ट करते हुए हमने पहले चलाया हुआ है, आज तो मैनुअल चला रहे हैं, तो एक ठीक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। लेकिन उन्हीं के लिए जिनको नी में कोई प्रॉब्लम रहती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, नहीं रख सकते मैनुअल के साथ, तो आप AMT की तरफ जाना। बिकॉज AMT अगर लेते हो तो क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा जो कि मैनुअल में अवेलेबल है। क्या यार, कितनी गलत बात है यार। क्रूज कंट्रोल इज सच अ नाइस फीचर टू हैव स्पेशली ऑन हाईवेज, और वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने ऑटोमेटिक वेरिएंट लिया। तो कंपनी कहती है कॉस्ट कटिंग है, मैं बोलता हूँ डील ब्रेकर है। अब ड्राइव के कुछ दूसरे हिस्से जैसे कि सस्पेंशन वाइज एक बैलेंस्ड है। देखो आपको कोई प्रीमियम कंफर्टेबल ऐसे बोलो गाड़ी मिल रही है नहीं, लेकिन हाँ रोज़मर्रा के स्पीड ब्रेकर्स, रोज़मर्रा के खड्डे इजीली गाड़ी हैंडल कर लेती है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है उसमें। फिर आती है विजिबिलिटी। अब ये 7 सीटर है, विजिबिलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। आप इसको चलाने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, ड्राइव्स पे जाओगे कि नहीं जाओगे, ट्रिप्स पे जाओगे ना, तो विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ए पिलर वगैरह, IRVM मैनुअल, काशी ऑटो होता तो अच्छा लगता, ORVM का साइज़ वगैरह सही लगता है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाती है। 8 आउट ऑफ 10 में इसको दे सकता हूँ इस गाड़ी को। फिर आते हैं NVH लेवल्स। ऑफ कोर्स इंजन जब नॉर्मल कंडीशन चलाओ फिर तो ठीक लगता है आपको, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा रेव करना चाहते हो या लोग भरे हैं या थोड़ी सी चढ़ाई आ गई, जैसे पार्किंग से निकालना होता है गाड़ी को, उस सिचुएशन में ये इंजन देखो आवाज़ करेगा, और आपको फिर अगेन लगेगा कि नहीं यार इंजन थोड़ा और रिफाइंड होना चाहिए था, यहाँ टर्बो चार्जर होना चाहिए था। और ये रिफाइनमेंट की कमी आपको हाईवे पे भी महसूस होगी, क्योंकि ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड नहीं है। तो जब आप 100 से ऊपर जाओगे तो ये इंजन काफ़ी आवाज़ करता है। बट अगेन अब क्या करें, प्राइस भी तो कम है। मैं ये कह ही नहीं सकता कि निसान आपको 6 स्पीड देना चाहिए था, निसान आपको टर्बो चार्ज देना चाहिए था, निसान आपको इसमें ज़्यादा रिफाइनमेंट देनी चाहिए थी, निसान आपको इंसुलेशन बेटर करनी चाहिए थी। ठीक है वो कर देते, उनको कौन सा करनी नहीं आती लेकिन फिर प्राइस बढ़ जाता, तो फिर ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर कैसे होती लेकिन ओवरऑल कंफर्ट आपको, सीट्स की क्वालिटी का, ड्राइवेबिलिटी, स्टीयरिंग, हैंडलिंग, ये सब मस्त है, कुछ ज़्यादा कंप्लेंट नहीं है मेरी। ये ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, विच इज़ अगेन इंडियन रोड्स के हिसाब से ठीक है। जब 170 से नीचे होती है ना तो प्रॉब्लम होती है। 190 mm थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इस गाड़ी के लिए, जिससे मे बी बॉडी रोल बढ़ जाता, माइलेज कम हो जाती, तो दिक्कत आती। बट माइलेज की बात हो रही है, एक ही इंजन है, ज़्यादा ट्रांसमिशन में भी कोई बहुत, AMT में माइलेज का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 19.3 और 19.6 कंपनी क्लेम करती है। बट डेली लाइफ ऑन एन एवरेज आपको सिटी में 12 से लेके 13 किलोमीटर पर लीटर आराम से मिल जानी चाहिए। बट डिपेंड करता है ना आप कितने लोग बैठे हैं, सामान है या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो थोड़ी ऊपर नीचे वेरिएशन हो जाती है।
हाईवे पे 16, 17, 18, अकेले चला रहे हो, 2 जने जा रहे हो, थोड़ा बहुत सामान है तो मे बी 20 भी अचीव कर लो अगर आप इसके मैनुअल में क्रूज कंट्रोल चला रहे हो तो। ऑटोमेटिक में तो आता नहीं, तो ऑटोमेटिक में क्रूज के लिए आपको बस लाइट फुट रखना पड़ेगा, बट ओवरऑल माइलेज अच्छी मिल जाएगी आपको। अब वो बातें जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी, 10 ईयर्स की वारंटी, 3 ईयर्स की वारंटी और 1 लाख किलोमीटर्स तक की तो आपको फ्री मिलती है। फ्री वैसे कुछ नहीं होता, इंक्लूडेड इन द प्राइस ये बोल सकते हैं लेकिन आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो अप टू 10 ईयर्स की। 10 ईयर्स सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन एक कैच है और बहुत बड़ा कैच है, वो ये है कि 2 लाख किलोमीटर तक वैलिड है ये। अरे भाई ये क्या बात हुई, 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर, लेकिन 10 ईयर्स अप टू 2 लाख किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर। तो 2 लाख किलोमीटर अगर आपके सपोज 4 साल में पूरे हो गए और आपने 10 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी पे करके ली भी है, तब भी आपको 10 ईयर्स की नहीं मिलेगी, 2 लाख किलोमीटर तक की मिलेगी। ये थोड़ी गलत बात नहीं हो गई 5 लाख किलोमीटर तो एटलीस्ट करते, तभी तो 10 ईयर्स समझ आते हैं। 10 ईयर्स नाम इतना बड़ा दे दिया, लेकिन मिली क्या, 2 लाख किलोमीटर सिर्फ, तो 10 ईयर्स की क्यों दी। अब याद है मैंने बोला था कि 50 केजिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी वाले रूफ रेल्स, यानी कि टेक्निकली रूफ रेल्स कैसे इंडिया में लीगल या इलीगल है उसे समझाऊंगा। तो आई थिंक वो समय आ गया है समझाने का। पहली चीज समझो, गवर्नमेंट ने जो बैन करी थी वो करे थे रूफ कैरियर्स बैन, रूफ रेल्स या सामान रखना बैन नहीं किया था प्राइवेट व्हीकल्स पे। आप लोगों ने गलत समझा, आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा गलत होती है, सबने नहीं बट जिन लोगों के कमेंट आए कि भाई इलीगल होता है इलीगल होता है, भाई कुछ शर्तें हैं, ध्यान रखना होता है, सेफ्टी प्रायोरिटी होती है सरकार की भी, हमारी भी, मैन्युफैक्चरर्स की भी। तो सेफ्टी पे ध्यान रखते हुए 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहले तो 2 नहीं, वैसे तो 7-8 चीज़ें हैं, बट मेजर चीज़ों का ध्यान रखें कि जो रूफ रेल्स हैं वो फैक्ट्री फिटेड होने चाहिए, यानी कि निसान अगर ऑफर कर रहा है या ब्रांड ऑफर कर रहा है लोड कैरिंग कैपेसिटी वाले रूफ रेल्स, एक होते हैं कॉस्मेटिक सिर्फ डिजाइन वाले, लेकिन एक होते हैं प्रॉपर स्टडी यूज करने वाले फंक्शनल रूफ रेल्स जिसको बोलते हैं, तो वो अगर कंपनी दे रही है तो वो लीगल है। लेकिन और शर्तें भी हैं, ध्यान से सुनो। शर्त ये है कि प्राइवेट व्हीकल पे आप प्राइवेट सामान ही लेके जाओगे, यानी कि आप अपना लगेज लेके जा सकते हो, आप अपना पर्सनल सामान लेके जा सकते हो, वो पर्सनल बिलोंगिंग होनी चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको मैं कार्टन ऊपर रख लूंगा तो वो नहीं चलेगा, वो कमर्शियल यूज हो गया। तो प्राइवेट कार के साथ प्राइवेट यूज रूफ रेल्स ही काम करेंगे। वो तो जनरल रूल भी एप्लीकेबल है कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में पीछे से दूसरा सामान नहीं लेके जा सकते, लोग ले जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रूफ रेल्स में भी ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जब आप सामान ऊपर रख रहे हैं तो वो 3.8 मीटर्स हाइट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये तो अभी 1.5 या 1.6 मीटर्स के आसपास है, मैं एग्जैक्ट एमएम में लिख देता हूँ, उससे ज़्यादा ऐसे 3.8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा ही रखोगे, ज़्यादा नहीं रखोगे। तीसरी चीज़ कि वो गाड़ी की जो विड्थ होती है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सामान, ऐसे नहीं कि भर लिया और वो गाड़ी से ही बाहर लटक रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड या बाहर की तरफ आ रहा है। सिर्फ लटकने की बात नहीं, विड्थ वाइज ऊपर ऊपर भी बाहर को नहीं आना चाहिए, वो इसके अंदर सीमित रहना चाहिए। अब जो आप सामान रखोगे तो उसका ध्यान रखना कि वो प्रॉपर क्रॉस बार्स पे हो, जो कि रिमूवेबल हो, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे प्रॉपर इसके अंदर घुसा रखे नट स्क्रू से वेल्डिंग कर रखे, वो काम नहीं चलेगा। रिमूवेबल क्रॉस बार्स बेस्ट रहती हैं। प्लस जो लगेज रखोगे वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए, उसमें से कुछ सामान बाहर निकलने की मतलब चांस भी ना हो, 1% चांस भी ना हो कि छोटी पॉकेट में कुछ फंसा रखा है वो हवा से गिर सकता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उसको अच्छे से टाइट अगर रखना है यहाँ, तो प्रॉपर आप लगेज नेट लगाओ टाइट, या फिर दूसरी ऑप्शन आती है कि भाई एक वाटरप्रूफ लगेज बैग्स आते हैं पूरे पूरे, वो लगा सकते हो, उससे सामान गिरने की टेंशन नहीं होती। तो मेजरली क्या है कि ना पीछे का व्यू वेस्ट होना चाहिए, ना आगे का व्यू वेस्ट होना चाहिए। ओवरलोड तो बिल्कुल भी मत करना। 50 केजी टोटल कैपेसिटी है, जिसमें 5 से 10 किलो तो आपके क्रॉस बार्स का भी होगा, फिर लगेज का उस अकॉर्डिंगली होगा। तो ज़रूर ध्यान रखें कि कितना सामान और कैसे सामान कैरी करना है। कवर्ड रखें ताकि कुछ भी सामान पीछे ना गिर सके। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये 100% लीगल है। आप रूफ कैरियर्स, प्रॉपर रूफ रैक्स, गाड़ी के ऊपर सामान ईजिली प्राइवेट व्हीकल पे रख सकते हो। बस रोड सेफ्टी का ध्यान रखना है आपको। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ लगी होगी, थोड़ी नॉलेज मिली होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि ये टॉपिक अच्छा लगा, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि इस तरह की चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। चलो अब ग्रेवाइट पे फोकस करें, वापस आ जाओ। इस गाड़ी के मेजर फीचर हाईलाइट करें तो 8 इंचेस की टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, पुराना वाला इंटरफेस ही है बट सही काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, सिंपल। 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, एनिमेशंस और ग्राफिक्स अच्छे लगे। ऑल ब्लैक थीम है जिसपे रेड और ब्लू एसेंट्स दिए गए हैं, अलग अलग मेन्यू नेविगेशन हो जाती है, विच इज़ फाइन। माइलेज के साथ साथ आपको छोटी छोटी चीज़ें सब नज़र आ जाती हैं। प्लस
आपको मिल जाते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप और एलईडी फॉग लैम्प्स भी, टेल लैम्प्स भी पार्शली एलईडी ही है। कुछ इंडिकेटर वगैरह जैसी चीज़ें जो है वो बल्ब आपको मिले, बट एलईडी ओवरऑल इस प्राइस में सही लगता है। प्लस फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों में ही प्रॉपर आपको एसी मिले। साथ में मिले आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स और बेस वेरिएंट से ही आपको हिल होल्ड और टीपीएमएस जैसा फीचर मिले। 6 एयरबैग्स, ईबीएस, ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो है ही। अब बात करते हैं स्पेस और थोड़ी सी सेकंड रो के बारे में। अच्छी खासी स्पेस मिले। नी रूम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 200 mm का नी रूम है। बाकी ये वाली दोनों सीट्स जो हैं वो आपको स्लाइड फंक्शन के साथ मिलती हैं कुछ इस तरीके से। प्रीमियम ये जो स्वेड मटेरियल है, कंपनी का कहना है कि यार हम 15-20 लाख वाली फील देना चाहते हैं आपको 10 लाख से नीचे नीचे, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सच भी है क्योंकि मटेरियल एक्चुअल में बढ़िया लगा जो ये यूज़ किया गया है। प्लस स्पेस इज़ ऑल्सो गुड। रेयर एसी वेंट्स आपको पिलर में मिल जाते हैं, इनका थ्रो बढ़िया है। ये स्पेस थोड़ी खाली रखी गई है ताकि आप इसकी कूल्ड स्टोरेज जो मैंने बताई थी सेंटर कंसोल पे उसे यूज़ कर सके। को ड्राइवर के लिए कोई आर्मरेस्ट नहीं है, सिर्फ ड्राइवर के लिए एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है ये वाली आगे वाली। उसके अलावा ये वाली जो सीट्स हैं ये आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। देखो कितनी ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है। पीछे स्पेस ना हो, सॉरी पीछे सामान ना हो तो आप ऐसे स्पेस यूज़ कर सकते हो। बाकी जो कैबिन में लाइट्स मिलती हैं वो भी एलईडी मिलती हैं, चाहे पीछे हो चाहे आगे हो। प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स। और थर्ड रो कंफर्ट जानना है, चलो वो देख लेते हैं। थर्ड रो में जाने से पहले तो देख तो लेके जाना कैसे है। 72 डिग्रीज तक ये रियर डोर ओपन हो जाता है। टम्बल डाउन फीचर मिलता है सीट पे, यानी कि जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन। अरे पूरी सीट टम्बल डाउन है, सिर्फ स्लाइड और रिक्लाइन ही, टम्बल डाउन यानी कि पूरी फोल्ड होती है। तो पीछे जाना कंपैरेटिवली आसान होता है जिन गाड़ियों में टम्बल डाउन फीचर नहीं होता उनसे। एक पैर अपना आगे कुछ इस तरीके से रखो और पीछे आ जाओ। 91 mm का नी रूम है। 91 कैसे, यहाँ से यहाँ तक का 91 mm, तो नी रूम फिर भी ठीक मिल जाता है। ये सीट इतनी सी और पीछे हो सकती है। अंडर सपोर्ट ऑब्वियसली ना मैं एक्सपेक्ट करा था ना मिल रहा है, बट सरप्राइजिंगली सब 4 मीटर कैटेगरी में आपको नी आगे टच ना हो और 5859 का पर्सन बैठ जाए, बहुत बड़ी बात है। स्पेस बुरी नहीं है, स्पेशली जब आप प्राइस देखते हो इस गाड़ी का मेरे दोस्त। फीचर्स की बात करें वो भी पूरे मिल रहे हैं, जैसे रूफ माउंटेड रियर एसी वेंट्स हैं, 6 एयरबैग्स पीछे तक आते हैं, प्लस सीट बेल्ट जो है वो भी आपको प्रॉपर मिलती है, वो तो मिलनी ही है वैसे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है। 12 वोल्ट का सॉकेट इस तरफ मिलता है, राइट साइड पे कुछ नहीं है, बस हाथ रखने की जगह, वैसे ही लेफ्ट पे भी हाथ रख सकते हो। ओवरऑल फीचर में जो कमी लग रही है, लगता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है कि यार एक टाइप सी पोर्ट इनबिल्ट दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट 12 वोल्ट का सॉकेट है ना, 300-400 रुपये का तो मुश्किल से एक अडेप्टर आता है, लगाओ और जौन सा USB A C लगाना है उसे यूज़ करो। बट जो स्पेस है अंडर द सपोर्ट तो देखो नहीं, बच्चों को मिल जाएगी, बट एटलीस्ट नी रूम मिल पा रहा है। दोनों पैर सीधे हैं मेरे इस टाइम पे, फिर भी नी रूम मिल रहा, सरप्राइजिंगली वेल। नॉट बैड, नॉट बैड निसान, नॉट बैड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्च एडिशन 44,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आपको क्या क्या मिलता है। एक डैश कैम मिलता है, ड्यूल डैश कैम, फ्रंट एंड रियर दोनों। JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं, उसके अलावा थोड़ी सी एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। फिर आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है, जो कि अभी यहाँ नहीं पड़ा, वो अलग से एसेसरी है, बेसिकली वो एक एसेसरी वर्जन ही हो, तो वो कोई ऐसा फैक्ट्री से चीज़ें होके नहीं आ रही होती उतनी। उसके अलावा थोड़े एसेंट्स हैं, जो साइड पे आपने डेकल्स देखे होंगे वो मिल जाते हैं। एक हेडरेस्ट कुशन, एक बैक कुशन, ये चीज़ें मिले हैं आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे पर्सनली लगता है कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। एक डैश कैम 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 तक का मैक्स बहुत बढ़िया आ जाता है। अब क्योंकि लॉन्च एडिशन 44,000 एक्स शोरूम ज़्यादा है, आप सोचो एक्स शोरूम के ऊपर फिर RTO इंश्योरेंस वगैरह ये सब लगती है, तो भाई JBL के स्पीकर्स पे मैं RTO क्यों दूँ, जबकि मुझे अलग से एज एन एसेसरी ही लग रही है, फैक्ट्री फिटेड भी नहीं आ रहे। डैश कैम पे RTO क्यों दूँ भाई मैं तो इसीलिए डैश कैम बाहर से लगवाओ ना। क्यूबो के हैं 70 माई के, इतने बढ़िया आ जाते हैं। लिंक आपके लिए आई बटन पे छोड़ रहा हूँ मैं, या वैसे आपके सामने ये प्रोडक्ट अभी शो हो रहा होगा। 2700 के आसपास का डैश कैम, मस्त डैश कैम, बजट फ्रेंडली अगर चाहिए तो। इससे ऊपर जाना है तो 5000, 6000 वाले भी हैं, ड्यूल वाले भी है, 4K 3K वाले भी है, 10,000 वाले भी हैं। तो डैश कैम के ऑप्शंस मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है। हमने काफ़ी रिव्यू भी करे, किसी भी रिव्यू को आप चेक कर सकते हो। हाँ, हम डैश कैम का रिव्यू भी करते हैं, नहीं पता था तो सब्सक्राइब करके रख लो। तो लॉन्च एडिशन वाले को स्किप किया जा सकता है। बाकी देखो वैसे टॉप वेरिएंट ले लो, 8.49 लाख में AMT ऑटोमेटिक ओनली, क्या मस्त प्राइस है यार। एक निसान से छोटी सी शिकायत और है, कलर ऑप्शंस थोड़े से फंकी कलर्स भी ऐड कर देते जनाब तो दिल खुश हो जाता।
सारे ये एक टोन से ही लगते हैं। नो डाउट ये ग्रीन नया आया है, बट फिर भी एक जैसा टोन ही नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है कि यार ऑरेंज कलर, वो ट्राइबर नहीं मैग्नाइट वाला, या फिर मैग्नाइट का रेड कितना मस्त लगेगा इस गाड़ी पे। अपना कमेंट ज़रूर करें, निशान तक मैसेज पहुंचाइए कि आपको कौन से कलर्स चाहिए। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा इस डिटेल्ड मोस्ट डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू ऑफ द निसान ग्रेवाइट। आई होप सब कवर हो गया। फिर भी कुछ रह गया होगा तो नीचे क्वेश्चन का छोड़ो, कमेंट करो। 24 आवर्स में जितने क्वेश्चन आएंगे सबका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। उसके बाद वाले भी करेंगे, बट उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार, तो कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।